Hello everyone. So as of now, we have seen the conservation of angular momentum, conservation of linear momentum, how to deal with torque. Okay. So अभी जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है, हम वार्क के बारे में देखेंगे, वार्क एनर्जी थ्योरम, देन एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, जो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट रहता है उसको देख लेंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा. तो चलिए पहला पॉइंट है हमारा वार्क. वार्क पता है, वार्क का फॉर्मूला क्या पता है? वार्क इक्वल टू एफ डॉट डी एल का इंटीग्रेशन. ठीक है, वार्क इक्वल टू एफ डॉट डी एल के. ये इंटीग्रेशन कब तक वैलिड करेगा? ये इंटीग्रेशन तो वैलिड करेगा हमेशा, पर कब नहीं करेगा? जब जो फोर्स होगा वो फोर्स अगर डिपेंड्स ऑन टाइम करेगा. इफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम then this formula is not valid. जब फोर्स क्या करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा. ठीक है, बाकी सभी जगह पर ये फॉर्मूला वैलिड होगा. ठीक है, और एक फॉर्मूला पता है हमको, पावर इक्वल टू एफ फोर्स डॉट वेलोसिटी. ये वाला भी पता है आपको फॉर्मूला. ठीक है, देन जो अगेन ये जो पावर हो गया, ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा ना, इंस्टेंटेनियस पावर. ओके, देन वी विल सी एवरेज पावर. एवरेज पावर, अच्छा पावर हम पता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला वर्क बाय टाइम. तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम. ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ सिंपली. ठीक है, देख लीजिए. देन चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम शुरू करते हैं. ठीक है, ये तो छोटा मोटा एग्जाम्पल था सिर्फ आपके लिए. चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम शुरू करते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए हम जल्दी से वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, तो दोनों आपको जल्दी से पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से आता है. वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन कम ही पूछता है. ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें अपना नॉन पोटेंशियल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन पर. सो चलिए देखते हैं क्या होता है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलते हैं? जो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्स होता है, दी टोटल वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू क्या हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, जो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस क्या होगा? वैल्यू क्या होगा उसका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल वर्क डन क्या लिख सकते हैं यहाँ से? टोटल वर्क डन क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. इतना ही कॉन्सेप्ट था. ठीक है, देख लीजिए जल्दी से. उसके बाद और एक चीज़ है, ठीक है, जब भी नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला मतलब देखिए, ये वाला रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक केस में दोनों में अप्लाई हो सकता है, बट डज नॉट अप्लाई फॉर वेरिएबल मास सिस्टम. इट इज इनवैलिड in case of variable mass system. अगर मास वेरी कर रहा होगा कोई सिस्टम पर, तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर इनवैलिड होगा. ठीक है, देख लीजिए.
तो सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ आपको ध्यान देके देखना पड़ेगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फॉर्मूला देख लीजिए इसका, तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाए। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है एनर्जी कंजर्वेशन से। लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के जो क्वेश्चन आता है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इसको सिर्फ डिस्कशन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करवा के। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज F इक्वल टू कितना दिया है 2T। ओके, कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग, कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग T इक्वल टू 1 to T इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको पता है फोर्स, कोई फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इक्वल टू F इक्वल टू 2T। तो टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? फोर्स इक्वल टू 2T। कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग T इक्वल टू 1 to T इक्वल टू 3। तो अभी क्या हो गया? फोर्स टाइम का फंक्शन हो गया। तो वर्क डन का वैल्यू जो आता है हमारा, यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला आता है F.dl का इंटीग्रेशन। ये वाला तो हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि ये वाला फोर्स जो हमारा आ गया, अभी टाइम का फंक्शन आ गया। तो अभी क्या यूज कर सकते हैं हम? टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा कि नहीं? सिंपल है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर एक मास मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे एक डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा? m² v² 2m, तो p² 2m होगा कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या आया? p² 2m। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? p फाइनल स्क्वायर बाई 2m माइनस p इनिशियल स्क्वायर बाई 2m। अभी हमको मोमेंटम चाहिए, कहाँ पर? एक t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। ठीक है, मोमेंटम चाहिए। हमारे पास फोर्स है, फोर्स से मोमेंटम इजीली निकाल सकते हैं। हमको पता है फॉर्मूला F इक्वल टू dp/dt, पता है कि नहीं? तो dp इक्वल टू कितना होगा? F dt का इंटीग्रेशन डबल साइड। ठीक है, तो ये वाला तो p हो गया, p का वैल्यू। ठीक है, तो आएगा कितना? 2T dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t²। ठीक है, मोमेंटम आ गया t²। तो p फाइनल मतलब t² एट t इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2m माइनस t² एट t इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2m। तो 9/2m माइनस 1/2m 8/2m। ठीक है, 8/2m, सॉरी t² है ना, तो t² का वैल्यू p फाइनल स्क्वायर मतलब सॉरी हमारा थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर ना। t² वैल्यू 9 होगा ना, p ये तो p का वैल्यू, ये तो p का वैल्यू 9 होगा। तो यहाँ पर 883 मतलब कितना हो जाएगा? देख लीजिए, p का मतलब p का वैल्यू t² होता है ना, तो pf का स्क्वायर कितना होगा? t⁴ एट t इक्वल टू 3, यहाँ पर t⁴ एट t इक्वल टू 1, तो 81 हो जाएगा बाई 2m माइनस 81। तो 80/2m, यहाँ पर मास दे दिया है 1 kg। ओके, मास को 1 ले लीजिए यूनिटी। तो 80/2m कट गया, कितना होगा? 40। ठीक है,
तो हमारा आ गया 40 जूल ऑफ वर्क। 40 जूल ऑफ वर्क हमारा वर्क डन हुआ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको देख लीजिए, सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, आपने लिख लिया होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से चलते हैं। देखिए चीज़ें सिंपल हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसमें, क्योंकि इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा आज के लेक्चर के बाद कितना चलता है देखते हैं। फिर भी इसके बाद हमको सेंट्रल फोर्स मोशन भी करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहा है लगातार आ रहा है हर साल। देन हमको विल गो फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पहले हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स की डिस्कशन करेंगे, तो हमारा वाला कोर्स खत्म हो। और स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, उसको लास्ट में बता देंगे एक बार, तो खत्म हो जाएगा। रोटेटिंग फ्रेम स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। क्वेश्चन क्या है? फोर्स दे दिया है एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप। ये क्या कर रहा है? पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, व्हिच मूविंग इन ए सर्कल। पार्टिकल एक्ट कर रहा है पार्टिकल पर व्हिच मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ओके। देन कैलकुलेट वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल। कैलकुलेट वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल। सॉल्यूशन चलते हैं, करते हैं। तो क्या बोला है उसने? क्या बोला है? फोर्स दे दिया है तो वर्क डन निकालना बोला है। तो वर्क डन तो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एल। क्या इंटीग्रेशन होगा कि नहीं? देन फोर्स क्या पता है? एक्स जे कैफ माइनस वाई कैफ डॉट डी एल। देखिए ये हो रहा है कौन सा कोऑर्डिनेट पे? सर्कल पे मूव कर रहा है, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट हम आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ाएंगे। अभी हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू हो गया है, हम आपको वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ाएंगे। किसी को पता नहीं है तो बता दे रहे हैं। एक्स इक्वल क्या होता है? अगर आर हुआ आर कोस थीटा, वाई इक्वल क्या होता है? आर साइन थीटा। यहाँ से डी एक्स भी निकाल लेते हैं। डी एक्स कितना है? माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, एंड डी वाई कितना होता है? आर कोस थीटा डी थीटा। होगा कि नहीं? तो यहाँ पर पुट करते हैं। डी एल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? डी एक्स आई कैफ प्लस डी वाई जे कैफ। की को डी एल है स्मॉल डी एल वेक्टर, ठीक है। डी एल का वेक्टर टी एक्स प्लस डी वाई जे कैफ, आपको पता है ये सब चीज़। तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक्स डी वाई, एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे? आर कोस थीटा, और डी वाई की जगह पर कितना लिखेंगे? आर कोस थीटा डी थीटा। आर कोस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई। वाई का वैल्यू कितना लिखेंगे? आर साइन थीटा इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे? माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? 0 टू घूम के आएगा 2 पाई, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई। देखिए यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा डी थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू 2 पाई, इनका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है पाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, सिंपली डायरेक्ट लिख लीजिए। 0 टू 2 पाई, आर स्क्वायर बाहर चला गया, बचेगा क्या? cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ प्लस फिर से आर स्क्वायर बाहर क्या चला गया? 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। तो cos स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू 2 पाई, इसका वैल्यू होता है पाई। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, इसका वैल्यू होता है पाई, ठीक है। ये सब इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। 2 पाई आर स्क्वायर,
तो यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ क्या होता है, 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है पाई, और 0 to 2 पाई कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन भी होता है पाई। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। हम नेक्स्ट थोड़ा फोर्सेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा फोर्स देखने के बाद हम किस में चलेंगे, हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में चलेंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखने से पहले हमको कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल का आइडिया चाहिए, क्योंकि वो आइडिया नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, अब जल्दी से इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तब तक हम थोड़ा जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा इंक लगा लेते हैं। देखिए चीज़ें सिंपल है, आपको सिर्फ पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर पर स्टिक रहना है। कैसे फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं उसी को देख रहे हैं। ठीक है, वरना चीज़ें बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी देख सकते हैं ये वाला चीज़ों को। कोई अगर किसी को कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। और थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है लेक्चर तो बताइएगा प्लीज़, क्योंकि लाइव सेक्शन तो नहीं हो पा रहा है ना, तो आपको पता है लाइव जब तक नहीं हो पाता है मैं डाउट कैसे ले सकता हूँ आपका, तो आपको कमेंट सेक्शन में ही ये सब चीज़ पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कुछ भी डाउट हो रहा है, क्या हो रहा है पूछिएगा। हमको पता है थोड़ा मैकेनिक्स लंबा चल रहा है, पर मैकेनिक्स ही आपको क्वेश्चन इम्प्रूव देखना। एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे मैकेनिक्स छोड़ के आते हैं क्योंकि उनको मैकेनिक्स हार्ड लगता है। अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग है ना तो मैं बोल रहा हूँ आपका एमएससी का कोई भी एंट्रेंस नहीं रुकेगा, कोई भी एंट्रेंस नहीं। अब आपको मैं इसके बाद रिजिड बॉडी डायनामिक्स जब पढ़ाऊँगा ना, इसके बाद तो उसके फ्रंटल फोर्स चलेगा, उसके बाद रिजिड बॉडी डायनामिक्स जब पढ़ाऊँगा देखना वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार जीएस में आया था। मैं जब पढ़ाऊँगा मतलब थ्योरी से डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से, 2-4 चैप्टर आप अच्छे से जानते हो ना, तो आपका सब एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। आपको सभी सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आपको जो पता है अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे आप अगर एमएससी का कुछ एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको तो जैसे एमएससी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको जैसे मैकेनिक्स हो गया, ईएमटी हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स, ये सब अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये सब अगर नहीं आएगा तो दिक्कत है। ठीक है, सिंपल है, आपको तो आता ही होगा, हमको पता है, सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहे हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा पोटेंशियल के बारे में देख लेंगे। उसके बाद हम और थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे तो ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अभी थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि टाइम कम है, एक महीना भी नहीं बचा है हमारे पास। ठीक है, बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, ये तो रिकॉर्डेड चल रहा है सब लेक्चर। अभी देखिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है अभी मतलब लाइव लेने का। अगर कोई दिक्कत हो रहा है किसी को तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकता हूँ आपको। और या ग्रुप है फिजिक्स फाउंडेशन का, तो ग्रुप ही बना हुआ है, तो आप बोलेंगे तो हम एक चैनल मतलब व्हाट्सएप ग्रुप खोल देंगे सीयूईटी के लिए। ठीक है, उसके अंदर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं सभी बच्चे। तो कोई भी एक भी बच्चा बोलेगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, एक ग्रुप बना के। सो प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है कंजर्वेटिव फोर्स? तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो मतलब
रूल क्या होता है, वो विच इज इंडिपेंडेंट अपन पाथ, इंडिपेंडेंट, ठीक है, फंडामेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जिस पाथ में ले जाओ फोर्स को वो कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जो एफ डॉट डी एल अबाउट पाथ 1 इक्वल टू एफ डॉट डी एल ऑन इंटीग्रेशन अलोंग पाथ 2, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो टोटल इंटीग्रल या कोई क्लोज सरफेस पर टोटल फोर्स डॉट डी एल का इंटीग्रल का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। और हमको वेक्टर प्रॉपर्टी से भी पता चलता है, वेक्टर कैलकुलस से, कंजर्वेटिव फोर्स में डेल क्रॉस एफ फोर्स का कर्ल क्या होता है, 0 होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स का हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, हो गया। देन वी विल गो फॉर पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये सब चीज़ आपको पता है, जल्दी से सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 होता है और इस टाइम पर जो अब हम अगर पोटेंशियल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में हम रिलेशन देखेंगे, फोर क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू, ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला आता है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, हमको पता है जो वर्क डन होता है ना, हमको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, तो एफ की जगह पर अगर हम ग्रेडियंट ऑफ यू लिखेंगे तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट डी एल, ये क्या डी यू हो जाएगा, आपको ये वाला पता है कॉन्सेप्ट, ये हो गया डी यू फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये वाला एक वर्क डन का फॉर्मूला। इनके सब अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर वर्क डन आपको चाहिए तो क्या फॉर्मूला होगा, अंडर कंजर्वेटिव फोर्स ही, अगर अंडर कंजर्वेटिव फोर्स आपको वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का बाहर माइनस, या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जो भी लगाना हो लगा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको आई थिंक। तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय, इसी को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला भी वैलिड होगा, ठीक है। जब भी हम पूछेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंटू माइनस 1 और नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्म चलता है, और एक यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ये तो हो गया इतना था। पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल फॉर्म होता है आपको पता है, यू एट द पॉइंट ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस एफ डॉट डी एल स्टार्टिंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू एक्स वाई जेड। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। जैसे आप लाइन इंटीग्रल करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल निकाल, देखते इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से मतलब ये करवा रहा हूँ, आपको पोटेंशियल मतलब होता है माइनस ई डॉट डी एल, इंटीग्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू आर, ऐसे होता है कि नहीं, क्या होता है रेफरेंस, वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर हमारा पोटेंशियल 0 होता है कि नहीं, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने जा रहे, ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ पर अगर पोटेंशियल वैल्यू निकालने जा रहे थे, ये अगर इसका डिस्टेंस r हुआ तो हम क्या करते थे, एक इन्फिनिटी से यहाँ तक हम
पॉइंट सोर्स को चार्ज को लेते थे, ठीक है, लाते थे। तो क्योंकि इन्फिनिटी पे क्यों लाते थे इन्फिनिटी से यहाँ तक, क्योंकि इन्फिनिटी पर हमारा पोटेंशियल जीरो होता था। पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है कि क्यू अपॉन आर। तो अगर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि एट इन्फिनिटी हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं जब इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह का उसको हम जस्ट कंपेयर कर दिए हैं, इसको कंपेयर किया है, वरना आप एफ से इंटीग्रेट करके एफ डॉट डी एल निकल के जैसे हम यहाँ पर निकाल रहा हूँ वो ऐसे ही वह कर सकते हैं। हम डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट कौन सा हमारा, सम स्टैंडर्ड केसेस देख लेंगे, जल्दी से इसको मिटाते हैं। कुछ स्टैंडर्ड केसेस पोटेंशियल एनर्जी का देख लेंगे। देखिए हम स्टैंडर्ड केसेस कुछ भी नहीं डिराइव करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि डेरिवेशन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी। आपको सिर्फ रिजल्ट तो पता ही है, सिर्फ रिजल्ट को आप थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जैसे प्रॉब्लम अभी जब करवाऊँगा आपको ये सब चीज़ याद रहना चाहिए, ठीक है। जल्दी से जो कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स का पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, जो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो आपको पता है नियर अर्थ सरफेस पर, पहला नियर अर्थ सरफेस पर, अगर ये हो गया हमारा अर्थ, तो इस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो हुआ तो एट हाइट एच पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, सिंपल पेंडुलम का पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब भी ऐसे एक सिंपल पेंडुलम होगा, ठीक है, ऐसे ये वर्टिकल लाइन है और इस लाइन के अलोंग वर्टिकली ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। सॉरी ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया, एक ये वर्टिकल लाइन के लोग ऐसे मूव कर रहा है हमारा पेंडुलम, ये लेंथ है एल, एंगल थीटा फ्रॉम हियर, ओके। अगर हम इस लाइन को पोटेंशियल एनर्जी लाइन ले लिए इक्वल टू जीरो, तो हमारा पेंडुलम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लाइन से नीचे है, तो इसका मास अगर m है, ठीक है, ये कितना नीचे है देख लेते हैं, पोटेंशियल लाइन एरिया से इतना नीचे है, ये वाला हमारा हाइट एज हो गया, पर विच इज़ इन नेगेटिव y डायरेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, u इक्वल टू एम जी इंटू एच, क्या हो यहाँ पर माइनस एच, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो एम जी माइनस एच का वैल्यू कितना होगा, एल कोस थीटा होगा कि नहीं, एल कोस थीटा माइनस बाहर लेकर चला गया। तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहाँ से क्या सीखे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एल कोस थीटा इस सिचुएशन में आया। अगर हम क्या करें, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का लाइन अर्थ ऊपर ले लिए, ठीक है, यहाँ ले लिए, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कभी भी एक बात याद कर लीजिए, ये सब चीज़ आपको याद नहीं रखना है, ये सब चीज़ आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे एक सिंपल पेंडुलम है, इसका वर्टिकल लाइन ऐसे है और ऐसे ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, इसका मास m है, विच इज एंगल थीटा, ओके। अगर हम क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी लाइन ये लिए थे, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहा हूँ, ये वाले लाइन को, ठीक है, ले लिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पर, इस मास पर क्या होगा, एम जी एच कितना होगा, इतना हाइट अभी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो लाइन से इतना हाइट तो ऊपर है एच, तो हम जी एच, अभी एच निकालने कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला एल हो गया अगर, तो ये पूरा तो हो गया एल कोस थीटा, और ये तो पूरा हो गया एल, तो एच कितना होगा, एल माइनस एल कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, एम जी एल वाई माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से हम क्या सीखे, पोटेंशियल एनर्जी एक यूनिक कोई क्वांटिटी नहीं है, ये कहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि जब हम रेफरेंस पॉइंट ऊपर लिए, इस लाइन पर लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो गया, माइनस एम जी एल कोस थीटा,
पर हम जब पोटेंशियल एनर्जी लाइन ये वाला लाइन ले लिए नीचे, ये वाला लाइन ले लिए, तो क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mgl इंटू 1 माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या सीखे, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट यूनिक। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट यूनिक, बट ये चीज़ आपको याद रखना है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज यूनिक। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज यूनिक। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या देखें, अगर 2 मासेस है, 2 मासेस है, इसका m1 इसका m2, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस r1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r, होगा कि नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्मूला सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, चलिए जल्दी से मिटाते हैं और चलते हैं। उसी तरह का और एक लिखवा दे रहा हूँ। 2 चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r, होता है कि नहीं, ये भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और कुछ देख लेते हैं। आपने लिख लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। इस जैसे 2m1 m2 बाई डिवाइडेड बाई r, दोनों का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है, वैसा ही अर्थ के सरफेस से ऊपर लेट्स स्मॉल r डिस्टेंस पर एक हाइट पर क्या होगा, एक पार्टिकल होगा, पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट होगा, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट और कुछ पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम तक ये हम जो एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला उसको थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, सॉरी, तो आपको अभी तक जो भी मैं पढ़ाया हूँ, प्लीज़ कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इट्स ए काइंड रिक्वेस्ट, आप पूछिए। ठीक है, आप पूछिए, जो भी दिक्कत हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ पूछिए, क्योंकि आप अगर नहीं पूछेंगे हमको पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, देन स्प्रिंग फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, स्प्रिंग में क्या होता है, हाफ kx² होता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जब पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, आपको क्या पता चला, स्प्रिंग फोर्स में हाफ kx² हो गया। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ पर डिफाइन कर रहे थे, कभी स्प्रिंग फोर्स के टाइम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के टाइम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारा कूलम फोर्स के टाइम डिफाइन कर रहे हैं। ये सब चीज़ों का आप एक चीज़ देख लीजिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r², और कूलम्बिक फोर्स कितना होता है, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r², और स्प्रिंग फोर्स कितना आता है, kx², सॉरी स्प्रिंग फोर्स kx होता है। इसमें एक चीज़ नज़र रखिए, ये सब डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहे हैं, आर पर, कोऑर्डिनेट आर पर डिपेंड कर रहा है। ये तो FR भी लिख सकते हैं इसको ना, kx लिखे FR भी लिख सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट आर पर डिफाइन मतलब हो रहा है ना, समझ रहे हैं। तो अगर कोई भी फोर्स कोऑर्डिनेट आर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, कोई भी फोर्स अगर कोऑर्डिनेट आर पर डिपेंड कर रहा है ओनली, तो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आप जितने भी पोटेंशियल देखेंगे ना, वो सभी कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर आता है। कभी भी ये नहीं देखिएगा कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कोई पोटेंशियल डेवलप हो रहा है,
ये अब आप कभी नहीं देखिएगा। तो ये लाइन लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सॉरी, आप देख सकते हैं, पर जो फॉर्मूला क्या होगा, डेल क्रॉस एफ तब जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जब डेल क्रॉस एफ जीरो नहीं हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया ना, तो वहां पर क्या होगा, डेल क्रॉस एफ का वैल्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, देन चलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कुछ। अभी क्या चलता था, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल चलता, अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स चलता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पहला कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारा ड्रैग फोर्स हो गया, देन फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ये सब क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर आता है। क्या होता है, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये सब क्या होता है, हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर आता है। ठीक है, देन चलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखते हैं क्या होता है, वहाँ पर हम अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। देखिए ये सब आपको इसीलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे ना, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का आइडिया रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एग्जाम में आ सकता है तो किसी में आ सकता है। हमको सभी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है सिंपली। चलिए, तो कंजर्वेटिव फोर्स में डेल क्रॉस एफ जीरो हुआ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या हुआ, डेल क्रॉस एफ नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, और क्या हुआ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल कौन सा है, जैसे ड्रैग फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर आता है। ठीक है, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, जो इनिशियल टोटल एनर्जी फाइनल टोटल एनर्जी इक्वल होता है, आपको पता है। उसी को थोड़ा लिखवा दे रहा हूँ, क्या है ये, कब होता है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के टाइम। कभी भी ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है तो टोटल एनर्जी, कभी कंजर्वेशन में एनर्जी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो क्या है, इफ ओनली conservative force acting on a system, then total mechanical energy, mechanical energy, okay, then total mechanical energy remains conserved, ओके। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी हमारा इक्वेशन होता है के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, और एक फॉर्म होता है इसी का, कंजर्वेशन एनर्जी का और एक फॉर्म होता है। ठीक, उसको देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई सिस्टम पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों लग रहा है, समझ रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों लग रहा है, तब
ये इक्वेशन क्या चेंज होगा देख लीजिए कि ये इक्वेशन तब भी लगेगा पर चेंज होके लगेगा। कैसे लगेगा देख लीजिए, लिख लो इफ बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम नॉन पोटेंशियल फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पोटेंशियल, क्योंकि इसके वजह से पोटेंशियल जो होता है नहीं होता ना। जैसे फ्रिक्शन फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी सुने हैं कभी? नहीं सुने होंगे। तो इसको बोलते हैं नॉन पोटेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। नॉन पोटेंशियल फोर्सेस, अभी आपको वही तो लिखवाया था, फोर्सेस एक्ट ऑन ए सिस्टम, ऑन ए सिस्टम। तो क्या लिख सकते हैं? देखिए जैसे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों अगर लगा तो यहाँ पर हम क्या करें, ये वाला इक्वेशन नहीं लगा सकते, पर हम क्या लगा सकते हैं? देखिए हम क्या लगा सकते हैं, हमको पता है टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाला पता है ना, पहले पढ़े हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल, जब टोटल वर्क डन कहाँ कहाँ से होगा, एक कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होगा, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होगा। तो लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, आपको पता है। देन तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एक पेज पहले पढ़ाया हूँ, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये भी लिख सकते हैं ना। प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन पोटेंशियल। नॉन पोटेंशियल जो भी मन है लिख लीजिए, नॉन पोटेंशियल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। देख लीजिए अभी इसको उस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉन पोटेंशियल फोर्स बचा, नॉन पोटेंशियल या नॉन कंजर्वेटिव जो मन में आई बोली, नॉन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखिए के फाइनल प्लस माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो के फाइनल प्लस यू फाइनल को एक तरफ लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, देखिए के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल लिख सकते हैं। नहीं, सिंपली अरेंज करके लिख दिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो के फाइनल प्लस यू फाइनल क्या होगा, टोटल एनर्जी फाइनल, और के इनिशियल प्लस यू इनिशियल क्या होगा, टोटल एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय नॉन पोटेंशियल और क्या नॉन कंजर्वेटिव जो भी बोल सकते इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। दिख रहा होगा ना नीचे, शायद आई थिंक दिख रहा होगा, दिख ही रहा है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, सिर्फ आपको डेरिवेशन करवाया, डेरिवेशन में थोड़ा सा बताया हूँ क्योंकि आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो ये वाला चीज़ आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से आया, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल या टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या पता चला है, तो जितने भी कुछ कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कुछ पोटेंशियल डेवलप होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल नहीं डेवलप होता है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब भी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो हम ये वाला इक्वेशन कंजर्वेशन में एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। जब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों लग रहा है कोई सिस्टम में, तो ये तो अगर वो पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, अगर वर्क डन बाय ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पूछ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, या यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन बाय टोटल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये लिख सकते हैं। नहीं, सिंपल है चीज़ें, लिख सकते हैं। देन चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए अगर इस कंडीशन पर, इस वाले कंडीशन पर अगर कुछ भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ये कोई काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा, कौन काम कर रहा होगा, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा होगा। तो डायरेक्ट हम ये वाला इक्वेशन नहीं लगा के ये वाला इक्वेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है, तो हमको ये वाला इक्वेशन थोड़ी चाहिए, हमको तो सिर्फ ये वाला इक्वेशन चाहिए। समझ में आ गया? चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आप देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, क्योंकि ये सब को अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका क्लियर नहीं होगा। बेसिक क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो मतलब आता है क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में आता है जिस टाइप का क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। उसके बाद वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, ये अभी चलेगा लगता है, अभी तो टाइम नहीं हुआ है, फिर भी ये थोड़ा टाइम लेगा ये दोनों टॉपिक, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। देखते हैं अगर ख़त्म हो जाता है, वरना क्या होता है देखते हैं, शायद ख़त्म हो जाएगा आई थिंक। जल्दी से कुछ इसको थोड़ा मिटा देते हैं अच्छे से। सॉरी गाइज, प्लीज़ वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो आपको कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल, ये सब आपको पता चल गया, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जैसे आपका बेसिक क्लियर हो, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर हम क्वेश्चन करेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक अर्थ है, अर्थ का मास क्या है, m दे दिया है, इसका रेडियस r दे दिया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अर्थ से सरफेस से इसका डिस्टेंस क्या है 3r, ठीक है। इस वाले पॉइंट का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नियर अर्थ सरफेस इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 3r वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्या पूछ रहा है, what is the speed of the object at Earth's surface when it is dropped from 3r above the अर्थ सरफेस, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन लिखा हूँ, पढ़ रहे होंगे आप शायद, ठीक है। तो कहाँ पर पूछा है, इस वाले लाइन पर, यहाँ पर वेलोसिटी कितना पूछा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं सिंपली। क्या पता है हमको, ये जो मोशन हो रहा है बॉडी का, ऊपर से हम जब फ्री फॉल करा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, ये वाला हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली mg फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है ना। तो अगर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो ये तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। तो कोई भी सिस्टम पर अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहा है तो यहाँ पर टोटल जो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखा सकते हैं। क्या लिखा है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, होगा कि नहीं, होगा ना। तो के इनिशियल कितना है,
हाफ, लेट्स इसका मास कितना है स्मॉल एम है, लेट स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर तो वेलोसिटी यू 0 है, यहाँ पर यू कितना है 0 है, क्योंकि यू 0 पर वहाँ पर ड्रॉप कर दिया है गया है, ठीक है। हाफ एम 0 स्क्वायर प्लस यू इनिशियल, तो इनिशियली ये जो अर्थ के सरफेस से ये 3r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इनिशियली इसका पोटेंशियल इतना कितना होगा माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। आर क्या होता है, आर तो है सेंटर से बॉडी का डिस्टेंस। सो सेंटर से बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा 3r प्लस r कितना होगा 4r, समझ रहे हैं 4r इक्वल टू के फाइनल। तो इस पॉइंट पर ई वाले लाइन पर इसी पॉइंट पर फाइनल इसका वेलोसिटी कितना होगा हाफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस यू फाइनल कितना होगा माइनस जी एम एम। तो इस अर्थ के सेंटर से उसका बॉडी का यहाँ पर जब पहुँच जाएगा, इस वाले पॉइंट पर जब बॉडी पहुँच जाएगा तो अर्थ के सरफेस से वहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ आर होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। तो चारों तरफ स्मॉल एम कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बचाए क्या, तो इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। क्या होगा जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई 4r इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4r हो गया, कितना 4gm माइनस gm 3gm इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, 2 कट गया, वेलोसिटी कितना होगा 3gm बाई 2r का रूट होगा। सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए, और ये सब चीज़ आता ही होगा, सिर्फ आपको एग्जांपल दे के थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कैसे चीज़ काम कर रहा है। आपको सिंपली आपको रटना नहीं है कहाँ पर ए वाला इक्वेशन लगेगा, कहाँ पर ओ वाला इक्वेशन लगेगा, मतलब कहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको देखना होगा कहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, उसको देखना पड़ेगा पहले। अब देख लेना, उसके बाद इक्वेशन तो आप लगा ही लेंगे। इक्वेशन तो आप कोई भी लगा सकता है, पर ये देखना ज़रूरी होता है कि कहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स, कहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, वो सब देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि वो समझ में आ गया तो आपका फिजिक्स समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। समझ में अभी तो टाइम नहीं है, इसीलिए आपको जितना कंसेप्ट बता रहा हूँ अच्छे से देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। अगर उस क्वेश्चन आएगा ना इस कंसेप्ट से, इस टॉपिक से, तो ये कंसेप्ट सफिशिएंट है, सफिशिएंट से ज़्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम compression produced in spring। Sorry for the inconvenience guys, I think the power has got